दोस्तों इस वीडियो में हम ऐड करेंगे ब्लॉक ऑफ नंबर्स यानी एरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम मेमोरी। तो मेमोरी है, इसमें कुछ एरे दिया है नंबर्स का, यानी कुछ ब्लॉक ऑफ नंबर्स दिया है। हमें इन सारी नंबर्स को ऐड करना है और फिर उसका रिजल्ट भी कहीं पे स्टोर करना है। हमारा जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से दिया है। सपोज दैट एन एरे ऑफ 10 डेटा बाइट्स स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी लोकेशन 40H। तो 40H ये मेमोरी लोकेशन हमें यहाँ पर दिया है। तो 10 डेटा बाइट्स रह गए 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। तो ऐसे हमारे पास 10 मेमोरी लोकेशन है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन पे 10 डेटा बाइट स्टोर किया है। अब मैं यहाँ पर डेटा बाइट जो है यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और A0। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ अज्यूम किया है, ये नंबर कोई भी रैंडमली नंबर्स हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर दिया है कि ये 10 डेटा बाइट्स 40 लोकेशन से यहाँ पर स्टोर किया है। और हमें देखिए यहाँ पर करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर टू ऐड दीज डेटा बाइट्स एंड स्टोर द रिजल्ट्स लोअर बाइट इन 4AH एंड MSB इन 4BH। अब देखिए हम जो यहाँ पर ऐड करेंगे नंबर्स, डेफिनेटली यहाँ पर जो एडिशन रहेगी इसमें कैरी जनरेट होगा, तो ये कुछ बड़ा नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है हो सकता है इसमें कुछ इस तरह से रहे, एक डेटा बाइट इधर आएगा और एक डेटा बाइट इधर आएगा। इस इधर वाला जो है ये है MSB और ये जो है ये LSB या फिर लोअर डेटा बाइट हम कह सकते हैं। ये जो लोअर डेटा बाइट है हमें स्टोर करना है 4A इस मेमोरी लोकेशन पे। देखिए 49 के बाद जो हेक्साडेसिमल में आता है ये 4A है और यहाँ पर जो MSB है ये 4B है, यानी पूरा का पूरा जो नंबर है ये सीक्वेंस में दिया गया है। अब हमें एक प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे 10 और इस 10 को इस 20 के साथ ऐड करेंगे। फिर इसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली ऐड करेंगे तो यहाँ पर ही पहले रिजल्ट जनरेट होगा, लेकिन हमें ये रिजल्ट इस LSB में या फिर इस MSB में स्टोर नहीं करना है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर फिर से लेना है। अब मेरा जो नेक्स्ट नंबर है ये है 30, हम ये नंबर लेंगे और फिर इसका जो रिजल्ट रहेगा इस ये कुछ ना कुछ आएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर है, अब 30 हो गया था तो नेक्स्ट नंबर है ये 40, अब फिर इनकी सम हो जाएगी। अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा A0 और इस तरह से ये सम करते जाएंगे। और जब ये आखिरी यानी सम करते जाएंगे, आखिरी जो भी रिजल्ट रहेगा इसमें हम प्लस A0 करेंगे और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें स्टोर करना है इन 4A रजिस्टर, 4A मेमोरी लोकेशन और 4B मेमोरी लोकेशन। अब ये एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट नंबर है, या फिर हम इसे किसी भी रैंडम लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में जैसे दिया है हमें 4A और 4B इस मेमोरी लोकेशन पे इसे स्टोर करना है। अब देखिए ये नंबर जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर कैरी भी जनरेट होगा। और कैरी स्टोर करने के लिए देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये 4B मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है और यहाँ पर जो है ये वाला है रिजल्ट। तो रिजल्ट स्टोर करना है, हमें कैरी स्टोर करना है। अब देखिए हम ये एडिशन करते जाएंगे और एडिशन करते वक्त हम 1 बाय 1 ये ऐड करते जाएंगे। जैसे ये पहले 2 नंबर ऐड किए, बाद में 3rd नंबर लिया, फिर उसको ऐड किया, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसको ऐड किया और इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाएंगे। कब तक करना है ऐड, तो ये आखिरी वाला नंबर आता है तब तक। अब ये आखिरी वाला नंबर एग्जैक्टली कब आएगा, तो 10 डेटा बाइट्स होने के बाद। तो इसीलिए मेरे पास 2 काउंटर्स लगेंगे। एक जो काउंटर है ये है डेटा बाइट वाला काउंटर, जो एग्जैक्टली यहां से शुरू होगा, फिर 1 बाय 1 ये नंबर ऐड करते जाएंगे और ये जो काउंटर है एग्जैक्टली इसको 10
काउंट करना है। 10 हेक्साडेसिमल में जो है हम लिखते हैं A करके, तो 0A है एक्चुअली, ये 0A करके हम इसे लिखेंगे डेटा बाइट। और ये जो डेटा बाइट काउंटर है, अगर हम इनिशियलाइज करते हैं इसको 0A से, तो ये हमें डिक्रीज करते जाना है। तो 0A के बाद 09 आएगा, 08 आएगा, फिर 07, 06, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये डेटा बाइट हम डिक्रीज करेंगे एक काउंटर। दूसरा जो काउंटर है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, एक कैरी काउंटर रहेगा। हर एक यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, अगर यहाँ पर कैरी ऐड होता है तो हमें इसको ऐड करके फिर बढ़ाना पड़ेगा। इनिशियलाइज करेंगे हम इसको 0 के साथ, लेकिन फिर उसको इंक्रीज करते जाएंगे और धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए जितनी भी कैरी आएंगे उसके बाद ही उसको इंक्रीज करना है, तब तक हमें इसे इंक्रीज नहीं करना है। तो ये हो गया एक कैरी काउंटर, डेटा बाइट का काउंटर हो गया, कैरी काउंटर हो गया। और देखिए हमें ये जो है ये एग्जैक्टली हमें मेमोरी लोकेशन को ट्रेस करना है, क्योंकि 40 के बाद 41, 42, 43 इस तरह से हमें 49 तक इन मेमोरी लोकेशंस को यहाँ पर ट्रेस करना है। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक और काउंटर लगेगा, उसे हम कहेंगे एड्रेस काउंटर। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक फिर हो गया हमारे पास डेटा बाइट यानी बाइट काउंटर, दूसरा हो गया एड्रेस काउंटर और तीसरा हो गया कैरी काउंटर। तो इस तरह से हमारे पास तीन काउंटर्स लगेंगे। इसमें से हमें देखिए डेटा बाइट वाला जो काउंटर है इसको रिड्यूस करना है। एड्रेस को देखिए 40, 41, 42 इस तरह से हम शुरुआत करेंगे 40 से और उसको बढ़ाते हुए 49 तक लेके जाएंगे। बेसिकली हम डेटा बाइट जितने हैं उतने काउंट करते जाएंगे। तो ये एड्रेस काउंटर धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। कैरी काउंटर भी हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। 3 काउंटर्स लगेंगे, एक है डेटा बाइट का काउंटर, एक है एड्रेस काउंटर, एक है कैरी काउंटर। और देखिए यहाँ पर फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसको भी हम कहीं पे स्टोर करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर हमें लगेगा ऐड इंस्ट्रक्शन, और तो हम इसको कैरी के साथ ऐड करेंगे, ऐड विथ कैरी। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। अब देखिए इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है कि हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन हम हमारे प्रोग्राम में मूव करेंगे। जैसे कि हमने कहा है अगर कैरी जनरेट होता है तो फिर हम ये जो कैरी काउंटर है इसको इंक्रीज करेंगे। अब ये कंडीशन है कैरी की, इसीलिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है एक तो JC रह सकती है या फिर JNC रह सकती है, जंप व्हेन नो कैरी या फिर जंप व्हेन कैरी। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं जंप विथ नो कैरी यूज़ करूँगा। जब कैरी नहीं रहेगा तो हम कैरी का जो काउंटर है इसको इंक्रीज नहीं करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जंप करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया JNC वाला काउंटर। और देखिए ये जो डेटा बाइट काउंटर, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला है कि इसको हमें डिक्रीज करना है। कब तक डिक्रीज करना है? जब तक ये 0 नहीं हो जाता। 0 क्यों? क्योंकि हमें टोटल 10 काउंट्स करने हैं और जैसे ही 0 आ गया उसके बाद हम ये वाला जो एडिशन है इसको रोक देंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन 49 तक आएगा, फिर 4A को ऐड करेगा, 4B को ऐड करेगा और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इसीलिए मुझे इस डेटा बाइट जो है यानी डेटा बाइट वाला जो काउंटर है, बाइट काउंटर जिसे हम कहेंगे, इसको डिक्रीज करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा DJNZ, जंप ऑन 0, डिक्रीमेंट एंड जंप ऑन 0। डिक्रीमेंट किसको करना है? तो ये डेटा बाइट वाला जो पॉइंटर रहेगा इसको हम धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे। तो इसका जो एल्गोरिदम देख लेते हैं। ओवरऑल ये आइडिया हो गया रफ वाला। अब इसका एल्गोरिदम देखेंगे और उसके बाद उसका फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो एल्गोरिदम में देखिए, हाँ, अब हमें यहाँ पर एक और बात बतानी है कि हम यहाँ पर कोई ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको ट्रेस करेंगे। मेमोरी लोकेशन को ट्रेस करना है तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मेमोरी भी यहाँ पर बचेगी और प्रोग्राम भी इजी हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है।
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम दो रजिस्टर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक रहेगा रजिस्टर R0 और दूसरा रहेगा रजिस्टर R1। तो ये जो रजिस्टर्स रहते हैं इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई भी रजिस्टर बैंक लग सकती है। तो रजिस्टर बैंक अगर हमें इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पर RB रजिस्टर बैंक 0 से लेकर रजिस्टर बैंक 3 तक कोई भी रजिस्टर बैंक यूज़ कर सकता हो। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलरली रजिस्टर सिलेक्ट वाली इंस्ट्रक्शन भी लगेगी। ये तो हो गया रजिस्टर बैंक के लिए। और इसके अलावा जो भी काउंटर हमने यहाँ पर मेंशन किया है, डेटा बाइट काउंटर, एड्रेस काउंटर, क्वेरी काउंटर, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर रजिस्टर्स लगेंगे, तो जिसको हम काउंटर करके यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे एल्गोरिदम में देखिए सबसे पहले तो हम रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करेंगे। इस केस में मैंने रजिस्टर बैंक 0 से सिलेक्ट की है, आप कोई भी रजिस्टर बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई रजिस्टर बैंक 0, 1, 2, 3 कोई भी 4 रजिस्टर बैंक है, इसमें से वो आप सिलेक्ट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसे मैंने बताया है हमें कैरी काउंटर यूज़ करना है, बाइट काउंटर यूज़ करना है और मेमोरी पॉइंटर जो है ये इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमें देखिए इन तीनों को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कैरी काउंटर, देन इनिशियलाइज बाइट काउंटर और इनिशियलाइज मेमोरी पॉइंटर फॉर एरे। देखिए जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला है, कैरी काउंटर जो है ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनिशियलाइज हम इसको 0 के साथ करेंगे और फिर इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। बाइट काउंटर जो है इसको इनिशियलाइज हम 10 के साथ यानी ए के साथ करेंगे, 0AH के साथ, और फिर इसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और मेमोरी पॉइंटर जो है इसको इनिशियलाइज हमें करना पड़ेगा, जो भी मेमोरी लोकेशन दिया है हमारे प्रोग्राम में वो। अब हमारे प्रोग्राम में इनिशियल मेमोरी लोकेशन दिया है 40H, क्योंकि 40H पे ही हमारा डेटा स्टोर है। तो ये 40H लेंगे और फिर इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। बाद में हम एक्यूमुलेटर को क्लियर करेंगे। अब ये एक्यूमुलेटर को क्लियर क्यों करना है, तो हम एक्यूमुलेटर के साथ फिर ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका डेटा ऐड करेंगे। तो इनिशियली हम एक्यूमुलेटर को 0 कर देंगे और फिर इसको ये जो वाला ये नंबर जो रहेगा इसके साथ ऐड करते जाएंगे। फिर जो भी नंबर आएगा, जो भी सम आएगी, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में स्टोर होते जाएगा। और फिर हम क्या करते जाएंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। जब भी हमारा रिजल्ट 8 बिट से लेस रहेगा हम स्टेप नंबर 9 पे जंप करेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है, तो अदरवाइज हमें कैरी काउंटर इंक्रीज करना है। देखिए हमने लिखा भी है कैरी काउंटर इंक्रीज करना है। देन मेमोरी पॉइंटर जो है ये हमें फिर से यहाँ पर मेमोरी पॉइंटर इसको इंक्रीज करना है और बाइट काउंटर जो है इसको डिक्रीज करना है। यहाँ पर से अगर रिजल्ट 8 बिट से लेस आता है तो हम कैरी काउंटर को इंक्रीज नहीं करेंगे, बट सिर्फ मेमोरी काउंटर को यहाँ पर पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे और फिर बाइट काउंटर को डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। कब तक कंटिन्यूस रहेगा, इसके पीछे फिर से यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, ये रहेगी बाइट काउंटर वाली कंडीशन। अगर बाइट काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये बाइट काउंटर लिखना है हमें, ये बाइट काउंटर इज नॉट 0 देन गो टू स्टेप नंबर 6। अगर ये 0 नहीं है तो फिर हमें ये एडिशन करती जानी है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली यहाँ पर रन होना चाहिए जब तक हमारी ये वैल्यू 0 नहीं आती। जैसे ही बाइट काउंटर 0 हो गया, हमें क्या करना है, हमें रुकना है, जो भी रिजल्ट है उसको स्टोर करना है। तो रिजल्ट का MSB और LSB हमें दोनों की दोनों वैल्यू स्टोर करने हैं और ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसके बाद हम स्टॉप कर सकते हैं। ओवरऑल यही जो एल्गोरिदम है फ्लो चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल वही लिखा है। देखिए ये रजिस्टर, देन कैरी काउंटर, मेमोरी पॉइंटर, फिर एक्यूमुलेटर को क्लियर किया, फिर हमने एरे को रीड किया और फिर उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद देखिए फिर से यही कंडीशन, अगर रिजल्ट लेस देन 8 बिट है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर ये ग्रेटर देन 8 बिट है, यस आता है, तो क्या होगा, हम कैरी काउंटर को इंक्रीज करेंगे। फिर से ये एडिशन वाली कंडीशन तो यहाँ पर रहेगी और फिर बाइट काउंटर को डिक्रीज करते जाएंगे। बाइट काउंटर अगर 0 है तो हमें रुकना है, अगर नहीं 0 है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रन हो जाएगी, यानी हमें इसमें लूप देना है।
कंडीशन है बाइट काउंटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जैसे ही ये 0 हो गया हम रिजल्ट स्टोर करेंगे LSB और MSB दोनों, और फिर उसके बाद रुक जाएंगे प्रोग्राम में। तो ओवरऑल देखिए हम रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर CLR इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। CLR PSW 0.3 और 0.4 ये दोनों हमने 0 किया है। अगर ये दोनों बिट 0 होती है तो रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट होती है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट की है। आप इसमें कोई भी बिट सेट बी यूज़ कर सकते हैं। सेट बी ये इंस्ट्रक्शन है, उसको 1 करने के लिए वो पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी इस रजिस्टर बैंक का हमारे ओवरऑल प्रोग्राम में कुछ भी इफेक्ट नहीं है। तो ये सिर्फ रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। बाकी आप कोई भी रजिस्टर बैंक सिलेक्ट कर सकेंगे। अब हमारा मेन प्रोग्राम इस लाइन से शुरू हो जाएगा। देखिए हमने कैरी फ्लैग 0 कर दिया है। CY यानी कैरी फ्लैग जो है इसको भी हमने 0 कर दिया है, क्योंकि कैरी का अगर कोई इनिशियली प्रीवियस वैल्यू स्टोर है 1 है या फिर कोई भी है तो वो हमारे इफेक्ट हमारे ओवरऑल रिजल्ट पे इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए इस केस में हमने कैरी फ्लैग 0 किया है। अब देखिए हमने 3 काउंटर्स लगने हैं। एक यहाँ पर कैरी काउंटर है जिसको R3 के साथ हमने डिनोट किया है, और मैंने जैसे कहा था कैरी काउंटर इनिशियली 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं मूव R3 #00H, यानी R3 की वैल्यू अभी हो गई 00। इमीडिएटली ये 0 जो है ये R3 में ऐड हो जाएगा, तो ऐड नहीं रिप्लेस हो जाएगा, तो मूव हो जाएगा या फिर कॉपी हो जाएगा हम कह सकते हैं। ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। R0 जो है ये हमारा बाइट काउंटर है, इसको हमने डेसिमल वैल्यू 10 या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू 0AH के साथ इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 10 डेटा बाइट डेटा हमारे पास अवेलेबल था। और R1 इस रजिस्टर को हमने यूज़ किया है एज अ मेमोरी पॉइंटर, और R1 की वैल्यू इनिशियली हमने दे दी है 40। ये 40 ही क्यों दी, इसके पीछे है हमारा इंटरनल मेमोरी लोकेशन 40, यहाँ से हमारा डेटा स्टोर हुआ था। मैंने एग्जांपल भी दिया था 40 पे 10 है, 41 पे 120 है, इस तरह से एग्जांपल दिया था। ये इसी बेसिस पे दिया था। तो 40 हमारा हो गया मेमोरी पॉइंटर। अब हमें इस R1 को यूज़ करना है एज अ मेमोरी पॉइंटर, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड @R1 इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गया इसके साथ। और जैसे हमने बोला था कि हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो मूव A,#00, यानी अब 00 ये वैल्यू एक्यूमुलेटर में आ जाएगी। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब हो गई है 00। आप यहाँ पर क्लियर एक्यूमुलेटर ये इंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है हमारे प्रोग्राम की मेन बॉडी। इसमें देखिए हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर को 0 कर दिया है, और हमने देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड विथ कैरी ADDC A,@R1। अब R1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मेमोरी लोकेशन 40। तो @R1 जैसे हम करेंगे तो ये जो 40 है इस पर का डेटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा। 0 पे जो डेटा है ये हमने अज्यूम किया था कि 10 है, तो इस पर्टिकुलर केस में 00 के साथ होगा 10 ऐड, क्योंकि एक्यूमुलेटर की प्रीवियस वैल्यू है 00 के साथ 10 ऐड हो जाएगा। रिजल्ट आएगा 10 जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन वही है। अब हमें चेक करना है कि अगर कैरी जनरेट होता है या नहीं होता है। कैरी अगर नहीं जनरेट होता है तो हम कैरी काउंटर को इंक्रीज नहीं करेंगे, और अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको इंक्रीज करेंगे। तो सिंपली उसके लिए हमने JNC इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया है। JNC जंप ऑन नो कैरी टू द इस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएगा, जैसे ही कैरी नहीं है तो ये इस लोकेशन पे आएगा, अगर कैरी है तो ये R3 को इंक्रीज करेगा जो कि हमने इनिशियली 0 दिया है, अब वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये यहाँ पर कैरी ऐड हो जाएगा, कैरी
यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं। और यही R3 जो है फिर हमें स्टोर करना पड़ेगा हमारे इंक्रीज करते करते वक्त हम आखिरी इसको स्टोर करेंगे एज अ MSB। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है INC-R1। ये INC-R1 इंडिकेट क्या करेगा, तो R1 में जो वैल्यू है उसको ये इंक्रीज करेगा। अभी R1 में फिलहाल जो वैल्यू है ये है 40H, तो ये इस 40 को इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये 41 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो हमारा हम चेक करेंगे DJNZ R0। तो ये R0 ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डिक्रीमेंट एंड जंप ऑन नो जीरो। अब ये डिक्रीमेंट क्या करेगी, इस R0 को डिक्रीमेंट करेगी। R0 की इनिशियल वैल्यू है 10। यहाँ पर देखिए 0A यानी 10 होता है, तो यहाँ पर 10 इनिशियल वैल्यू है, इसको ये डिक्रीमेंट करेगा 9 कर देगा। अब ये 9 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, डिक्रीमेंट एंड जंप ऑन नो जीरो। अगर 0 नहीं है तो ये फिर क्या करेगा, इस पे ऐड करेगा, अप जंप करेगा अप पे। अब अप यहाँ पर जो है ये क्या है, ये सिंपली एडिशन है। फिर से A प्लस @R1। अब @R1 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 41H। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगी 10H जो प्रीवियस रिजल्ट है प्लस 20H। फिर से रिजल्ट आएगा, यहाँ पर कुछ कैरी जनरेट होता है या नहीं होता है ये चेक करेगा। अगर कैरी नहीं है तो ये फिर इंक्रीमेंट R1 करेगा, यानी अब मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 42H। और फिर ये कंटिन्यूसली इस तरह से करते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिक्रीमेंट, फिर से ये R0 को डिक्रीमेंट करेगा, यानी यहाँ पर R0 की जो नेक्स्ट वैल्यू है ये हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर इस तरह से ये डिक्रीमेंट करते हुए 7, 6 इस तरह से डिक्रीमेंट करते हुए 0 तक आ जाएगी। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस एडिशन तक चलता रहेगा। जैसे ही 0 आ गई, देखिए डिक्रीमेंट एंड जंप ऑन नो जीरो, लेकिन ये जंप ऑन नो जीरो अप पे जंप करता था। अब जैसे ही ये 0 आएगा तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये रन हो जाएगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर लिखना है जो कि रहेगा रिजल्ट मूव @R1, A। तो एक्यूमुलेटर में जो हमने अभी तक रिजल्ट स्टोर किया है ये जंप हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर R1 में। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट यहाँ पर R1 में स्टोर हो जाएगा। अब R1 जो है ये इंडिकेट कर रहा होगा 4AH, क्योंकि 9 तक आ जाने के बाद 49 तक आ जाने के बाद यहाँ पर 4A इस मेमोरी लोकेशन में हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। फिर हम इंक्रीमेंट R1 करेंगे तो 4B आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिजल्ट। अब 4B आने के बाद हमें क्या करना है, जो MSB है जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये जो कैरी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, कैरी की वैल्यू स्टोर करनी है हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 4B पे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, मूव R3, A कर देंगे और फिर A, @R1। @R1 इंडिकेट कर रहा था 4B, तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट अभी 4B में स्टोर हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4A और 4B में रिजल्ट और इस केस में MSB स्टोर कर दी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ करेगा। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर ये रैंडमली कुछ और मेमोरी लोकेशन दिया होता, ये अगर सपोज हमें कहा गया होता कि रिजल्ट आपको स्टोर करना है 50 और उसका जो MSB है वो स्टोर करना है 51 इस मेमोरी लोकेशन पे, तो हमारा प्रोग्राम कैसे होता, ये आपको यहाँ पर कमेंट करना है। जो